अफसरनामा में आज मिली एक ऐसी शख्सियत से जिनके लिए सादगी और मिट्टी की खुशबू ही जीवन का पर्याय है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी। राकेश चतुर्वेदी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने वन विभाग के अलावा दूसरे विभागों में भी रहकर बेहतर काम कर अपना लोहा मनवाया है। 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी राकेश चतुर्वेदी छत्तीसगढ़िया मूल के पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। राकेश चतुर्वेदी ने लंबे समय तक कल्चर, टूरिज्म और प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दी। यही कारण है कि आपकी पहचान रचनात्मक कार्यशैली वाले अफसरों में होती है। आपने गढ़कलेवा, पुरखौती मुक्तांगन और राम वन पथ गमन जैसे कई कार्यों को अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश की और नतीजा सबके सामने है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का पहला रेस्टोरेंट राकेश चतुर्वेदी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया, जो आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। पुरखौती मुक्तांगन के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक उद्यान में संजोकर उन्होंने नया आयाम गढ़ा। तो अफसरनामा में आज मिलिए एक ऊर्जावान और रचनात्मक कार्यशैली वाले अफसर राकेश चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रकर और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना जा रहे हैं जिनके जहन में छत्तीसगढ़ के माटी की खुशबू कूट कूट कर बसी है। तो हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद है प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी जी। तो राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सर, चर्चा की शुरुआत हम आपके बचपन से करते हैं। तो कैसा रहा आपका बचपन, किस तरह से गुजरा? मेरा जन्म रायपुर में पुरानी बस्ती में ही हुआ था वर्ष 1962 में। वस्तुतः हमारे जो दादाजी थे वो पाटन विकास खंड के बोरिंदा गांव के रहने वाले थे जी। पेशे से कृषक थे और भागवताचार्य थे जी। पिताजी को वो कार्य बहुत पसंद नहीं आया, तो वो 1960 में वो संस्कृत कॉलेज रायपुर से एमए हिंदी लिटरेचर में करने के बाद उन्होंने सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया था जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अमीनपारा प्राइमरी स्कूल पुरानी बस्ती में हुई और उसके पश्चात मैं सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला से मैंने 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके पश्चात रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बी किया था। और चूँकि मुझे आप कहाँ पैदा होंगे इसका चयन आप नहीं कर सकते जी, जी, जी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि आप जिस परिस्थिति या परिवेश में आपका जन्म होता है, आप पलते बढ़ते हैं, उसका एक आत्मगौरव आपके अंदर में होना चाहिए जी, जी। और मैं ये बात बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि दुर्ग जिले के पाटन के खारून नदी जी की रेत से मैंने अपना सफ़र शुरू किया जी। और 1985 में जी मेरा चयन भारतीय वन सेवा में हुआ। उस समय मैं 23 वर्ष का था जी जी। और मध्य प्रदेश कैडर, फिर छत्तीसगढ़ कैडर और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज मैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख के पद पर पहुंचा हूं। और मुझे अपने अतीत को लेकर के बहुत सारी अच्छी खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्म लिया हूं। छत्तीसगढ़ी परिवार में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई है और इसका मुझे हमेशा फख्र रहता है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? पिताजी मेरे हिंदी, संस्कृत और इतिहास 3 विषयों में वो उन्होंने एमए किया था और वो सेंट पॉल्स स्कूल में लेक्चरर थे जी। माताजी मेरी जो थी वो हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी जी। और बचपन से जो एक संस्कार जो दिया जाता है उसके लिए मैं अपना पूरा श्रेय जो है अपने माता पिता को देता हूँ। मुझे हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि रही है। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था, मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसके बाद भी मैं हिंदी साहित्य और इतिहास का मैंने गहन अध्ययन किया है और अध्ययन की रुचि जो थी वो मुझको अपने पिताजी से मिली जी। बचपन में ही वो स्कूल से हिंदी साहित्य की बहुत सारी किताबें लेकर के आते थे जी। और यदि मैं आपको कहूं तो शायद आपको अतिशयोक्ति लग सकती है जी। कि मैंने 11वीं तक के शरद चंद्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, ये सारे साहित्य में 11वीं तक के पढ़ चुका था। और उसके पश्चात फिर अंग्रेजी साहित्य में मेरी रुचि हुई और वो रुचि मेरी आज भी बरकरार है। मेरी व्यक्तिगत एक लाइब्रेरी है जिसमें विशिष्ट किताबों का कलेक्शन है जी जी। और आज भी मेरा पहला और अंतिम शौक जो है वो अपने शासकीय दायित्वों के बाद वो रीडिंग है, पढ़ना है।
रचनात्मक गतिविधियों में आप काफ़ी शामिल रहे हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या शौक है आपकी? देखिए, बचपन से डिबेट भाषण प्रतियोगिताओं में मैंने बहुत हिस्सा लिया जी। और लगभग 1972 से लेकर के 1983 तक 11 वर्ष जी। रायपुर में विवेकानंद आश्रम में जो एक विवेकानंद जयंती में एक राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता होती थी, उसमें 11 वर्षों में 10 बार मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो साहित्य की जो रुचि थी वो मेरे साथ में थी। जी जी। बचपन से एक शौक जो था वो पढ़ाने का शौक था। मतलब खुद ईश्वर कृपा थी, पढ़ने में बहुत होशियार था, तो दूसरे बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुझको बहुत अच्छा लगता था। और मेरी माताजी बचपन में अक्सर कहा करती थी कि बेटा, विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो अपना समय निकालो, लेकिन उसको जरूर समय दो। वो एक जो कल्चर था या परंपरा थी जो मस्तिष्क में किसी कोने में कहीं बैठी हुई थी, वो फिर बाद में बाहर निकल करके आई। और उसके बाद मैंने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के साथ में जुड़ा, विवेकानंद सारस्वती समारोह से जुड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। और आज भी कोई ऐसा अवसर सामाजिक गतिविधियों का या समाज से उन्नति का, समाज की सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो तो मैं उसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बचपन के जो संस्कार होते हैं वही जीवन भर साथ आते हैं। तो इस तरह से जो IFS का आपका चयन हुआ, जिस वक्त परीक्षा और उसके बाद जब चयन हुआ, वो अनुभव कैसा रहा आपका? क्योंकि काफ़ी कम उम्र में आप सेलेक्ट हो गए थे। देखिए, इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे रायपुर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी जी। और मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में 2 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप का कार्य किया। इस दौरान मेरा भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इंडियन ऑयल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी चयन हुआ था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता था जी। तो कभी कभी घर में पिताजी नाराज भी होते थे कि इतना पढ़ लिख करके क्या शिक्षक ही बना रहेगा। और सिविल सर्विसेज का भी एक बार मैंने अटेम्प्ट दिया। उस समय रायपुर सेंटर नहीं हुआ करता था जी। भोपाल सेंटर था। और वो एक जीवन की ऐसी विचित्र घटना है जो कभी मेरे जहन से शायद निकल नहीं पाएगी। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे और संगम होटल में हम लोग रुके हुए थे। उसे कमरा नंबर 112 आज भी याद है। 4 दिन वहाँ रुकने के बाद में मैंने हिसाब लगाया कि रूम का रेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैं उसके बाद 8 दिन हमको और रुकना था जी। तो मैं, जो मेरा साथी जो था, उससे मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसे है नहीं और ऐसा करते हैं हम कहीं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। जी। और उसी दिन रात को हम लोग 8 बजे संगम होटल छोड़ करके हॉस्टल में शिफ्ट हुए जी। और रात को 2 बजे यूनियन कार्बाइड की गैस ट्रेजेडी की घटना हुई जी। और संगम होटल का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तो उसके पश्चात फिर वो सारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे और फिर इस बीच मेरा IFS में सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने दूसरा कोई एग्ज़ाम दिया नहीं जी। और कभी मैंने देखा है अपने IFS में बहुत सारे अधिकारियों को जो सारा जीवन वो IAS से या IPS से अपनी तुलना करने में ही एक फ्रस्ट्रेशन में अपना लाइफ बिताते हैं। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उस पद पर हम पहुँचे हैं एक बहुत बड़े कंपटीशन से, तो शायद ऊपर वाला हम लोगों को एक मौका दे रहा है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें जी। कि एक अवसर हमको मिला है। और वन विभाग में रहते हुए एक काम जो मैंने अपना जुनून समझ करके किया था जी। वो ये था मैसिव प्लांटेशन जी। मुझको जब भी जहाँ भी मौका मिलता था, चाहे मैं दुर्ग में रहा, चाहे सिवनी में रहा, चाहे मैं बिलासपुर में रहा, वन क्षेत्र के बाहर शासकीय अशासकीय संस्थाओं को, स्थानीय समुदाय को जोड़ करके वृक्षारोपण, ये एक मेरा पैशन रहा है जी। और आपको याद होगा 1997 में हम लोगों ने रायपुर से बलौदा बाजार स्वर्ण जयंती वृक्षारोपण अभियान किया था, जिसमें करीब 1 लाख पौधे हम लोगों ने लगाए थे और उसमें सारे अशासकीय संगठनों को जोड़ करके वो वृक्षारोपण आज भी 75% लगभग सर्वाइवल है। रायपुर शहर में ही हम लोगों ने 1996 में जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, उसके पश्चात हम लोगों ने काफ़ी मैसिव प्लांटेशन यहाँ पे किए। कुछ जो चीज़ें जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मेरी अपनी सोच का परिणाम था, उसमें राजीव स्मृति वन,
एक है जंगल सफारी है, बिल्कुल बिल्कुल वो पुरखौती मुक्तांगन जो था उसको एक नए स्वरूप में लाने का कार्य। जी जी जी। और इन सब से ऊपर जो एक अभिनव सोच जो थी जी। वो हम अभी जहाँ बैठे हैं जी। गढ़ कलेवा, जी जी जी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया उस समय के मेरे पढ़े हुए साथ के पढ़े लड़के आज भी जी छत्तीसगढ़ सरकार में बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं। जी जी जी। टीजी कोसरिया चीफ इंजीनियर थे पीएचई में, मगन लाल अग्रवाल एक हैं, एक सुनील चंद्रवंशी सीएसईबी में चीफ इंजीनियर बन गए हैं। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो लोग थे उनके साथ में छत्तीसगढ़ी में बात करना शुरू किया। जी जी जी। मैं हमेशा उन लोगों से कहता था कि जब एक महाराष्ट्रियन मराठी में बात करता है, एक बंगाली बांग्ला में बात करता है, तो हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी में क्यों ना बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शुरुआत जो है मैंने 1978 में इंजीनियरिंग कॉलेज में की थी। जी, जी, और वो आज भी हम लोग जब भी आपस में मित्र मिलते हैं उस घटना को याद करते हैं और छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। नहीं, जैसे आप काफ़ी माने जाते हैं इस मामले में कि आपकी सोच जो है वो छत्तीसगढ़ की माटी के लिए ही है, यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है वो आपके रग रग में बसी है। तो पहले जो छत्तीसगढ़ी और आज की छत्तीसगढ़ी में आप क्या फ़र्क देखते हैं, या छत्तीसगढ़ के लोगों में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या कुछ गुंजाइश है कुछ और करने की? एक देखिए, विकास का जो है दो मॉडल मैं मानता हूँ। एक अमेरिकन मॉडल है और एक भूटान का मॉडल है। जी जी। अमेरिका विकसित देशों में अग्रणी है, लेकिन भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व में नंबर 1 पर। बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि विकास की कोई भी परिकल्पना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें संस्कृति का समावेश न हो। और यदि हम अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे यदि हम गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे तो किसी भी विकास की परिकल्पना जो है वो अधूरी रहेगी। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि विगत 2 वर्षों में विशेष करके कि आज चाहे सत्ता के वरिष्ठतम गलियारे हों, मंत्रालय हों, विधानसभा हो, आज वहाँ पर व्यक्ति छत्तीसगढ़ी में बात करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये परिवर्तन मुझे दिखता है जो कि होना चाहिए था और आज है, और ये एक अच्छे स्वरूप में आगे चल करके भी आएगा। क्योंकि जब हम हमारी सांस्कृतिक जो परिवेश है या हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, जब उस पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं तभी हमारा प्रदेश जो है वो ऊपर उठता है। ये मेरी अपनी सोच है। तो जैसे पिछले कुछ वर्षों से पहले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी को लेके एक दोयम दर्जे का जो विचार लोगों के मन में आता था। लोग अपने घर में छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते थे, लोग अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ी नहीं सिखाना चाहते थे। तो इस स्थिति के लिए क्या इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं और आने वाले समय में क्या इसमें नया स्वरूप देख रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे नीति निर्धारक जो होते हैं, एक्चुअली ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जी। जैसा मैंने कहा कि ये हम सिर्फ विकास की बात करेंगे वो मॉडल कभी सफल नहीं होगा। जी जी। जब तक हम वहाँ की संस्कृति और परंपरा का उसमें समावेश नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समावेश तभी होगा जब व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी भाषा पे गर्व महसूस करेगा। जी जी। कि हम विदेश में जाके कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो हम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कह सकते कि गर्व से कहो हम छत्तीसगढ़ी हैं। और ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक परिवर्तन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आगे चल करके आएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल अवसर नहीं मिलता है। और जब इस संस्कृति को एक पहचान मिलेगी तो यहाँ के लोगों को अवसर भी मिलेगा, और जब अवसर मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा जरूर दिखाएंगे। जब आप कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो जिन जिन विभागों में आप रहे उन विभागों में एक अमिट छाप आप छोड़ते चले गए, चाहे वो संस्कृति विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, जिन जिन विभागों में आप रहे, तो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? वही छत्तीसगढ़ियावाद ही हावी हुआ वहाँ भी, ऐसा लगता है? एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि मतलब आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर बेस्ट करने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। मैं जब पर्यटन मंडल में था तब भी मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं, बिल्कुल, तो उसको क्यों नहीं राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाए। जी। तो कहीं ना कहीं वो सोच जो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रति एक लगन या लगाव जो था वो कहीं ना कहीं कार्य में परिलक्षित होता था। जी जी जी। पर्यटन में भी यही हुआ, संस्कृति में भी हमने बहुत कोशिश की कि संस्कृति के जितने महान पुरोधा हैं जिन्होंने यहाँ की संस्कृति, साहित्य,
कला इसमें योगदान दिया है उनको, उनके नाम को किस तरह से जीवित किया जाए जी। और यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की भाषा है, यहाँ का जो शिल्प है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पहुँचाया जाए। तो पहला कारण तो ये था कि मैं जिस जगह पर भी मेरी पदस्थिति होती है, मैं उस जगह को जी छोटा या कमजोर नहीं समझता। जी जी मुझे ऐसा लगता है कि एक अवसर मिला है, उस अवसर में क्या कुछ नहीं कर देना चाहिए। जी जी। और दूसरा, अपनी जगह के प्रति जो एक संवेदनशीलता होती है, तो शायद इन दोनों चीजों के कारण से ऐसा कुछ हो गया और कुछ संयोग ऐसा बनता गया कि जहां जहां रहा कुछ नई चीजें बनती चली। नहीं, आप जहां जहां भी रहे, आपके कार्य जो है वो काफी सराहे गए हैं। इस बार आप वन विभाग के मुखिया के तौर पे हैं, तो यहाँ क्या नया सोच रहे हैं? वन विभाग में जैसे अभी पिछले 2 वर्षों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन वानिकी प्रबंधन में आया है, अभी तक के वन को वनवासियों से दूर समझा जाता था जी। एक ऐसी सोच थी कि वनों के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो वनवासी हैं बिल्कुल। और विभाग जो है वो अपने आप को वन का मालिक समझता था। विगत 2 वर्षों में एक संरचनात्मक परिवर्तन जो वन विभाग में आया है वो ये आया है कि अब हमारा नीचे तक का भी अमला जो है वो ये सोचता है कि वन के असली मालिक जो है वो वनवासी हैं, हम उसके प्रबंधक हैं जी, हम उसके फैसिलिटेटर हैं, हमें उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन में ट्रेन करना है। तो वानिकी को विभाग से लेकर के पीपुल ओरिएंटेड लौकिक वानिकी की तरफ ले जाने का एक प्रयास पिछले 2 वर्षों में हमने किया है और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में पिछले कोरोना कार्यकाल में जी, जबकि सारे विभागों की लगभग सारी गतिविधियां बंद थी जी, छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो देश में लघु वनोपज के संग्रहण में पहले नंबर पे था। जी, जी, जी। और उससे वनवासियों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि वन विभाग हमारे साथ में है जी, हमको वन से अलग नहीं कर रहा है, हम जी, जी, वन को लौकिक वानिकी की तरफ ले जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। और पिछले 2 वर्षों में कुछ बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो वन विभाग में हुए हैं वो मैं ये कह सकता हूं कि वो वानिकी प्रबंधन को एक नई दिशा देने की ओर एक प्रयास हुआ है। ये जो समर्थन मूल्य वाली जो बात भी, ये भी आपके ही कार्यकाल में हुई जी। तो काफी कुछ आपने दिया है सभी विभागों, तो वन विभाग में भी आपका योगदान काफी माना जा रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए कि हाथियों की या वन्य पशु जीव जो है शिकार है उनकी, तो इसको लेके कोई क्या ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं? ये दो अलग अलग विषय आपने उठाए। एक तो हाथियों का विषय जो है, हाथियों के विषय में मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा कि बिलासपुर के ब्रिटिश गजेटियर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुगल बादशाह औरंगजेब तक बिलासपुर से हाथी खरीदते थे। जी जी। रतनपुर, पाली, तुमान, मल्हार, इन जगहों पे जो खुदाई हुए हैं उसमें सिक्कों में हाथी चिन्ह मिला है। इससे एक कैप्टन फुर्सित की एक किताब है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में हाथी बहुतायत में पाए जाते थे। जी जी। ये 18वीं शताब्दी के अंत में कभी बड़ा भयंकर भूकंप आया और ये हाथी सब माइग्रेट करके चले गए। अब ये हाथी वापस लौट करके छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, ये अपने मूल स्थान पर लौट रहे हैं। तो हमको इनको समस्या के रूप में नहीं देखना है। जी जी जी। हमको इनके साथ में कैसे रहना है, संरक्षण करना है, ये हमको सिखाना पड़ेगा। और इसके कुछ जगह अच्छे परिणाम आ भी रहे हैं, जैसे सरगुजा में अब लोग हाथियों के साथ में रहना सीख गए हैं। जी। अभी पिछले कुछ दिनों समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ जगहों पे लोगों ने फसल का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया कि भाई हाथी हमारे गणेश देवता है, हम नहीं लन मुआवजा। ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तो एक बार जब हम हाथियों के साथ में रहना सीख लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एलिफेंट टूरिज्म के लिए इंडिया में नंबर 1 हो जाएगा। जी जी जी। ये जो वन औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए आपने जो काम किया वन विभाग में आने के बाद, तो इसको लेके क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई योजना है कि यहाँ की वन औषधियाँ जो है वो बाहर सप्लाई हो? अभी इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पहले हम आज से 2 साल पहले 7 लघु वनोपज थे जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदते थे। आज हम 52 ऐसी लघु वनोपज है जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। जी जी। और उसके साथ साथ में उनका जो प्राइमरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इसके लिए IIT के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्टेंसी में लगाया गया है। और हमारी कोशिश है कि हम इन वनोपजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं।
इस दिशा में काफ़ी एग्रेसिवली काम चल रहा है और इसके 2-1 साल के अंदर में इसके वांछित परिणाम दिखने लगे। अभी ये भी देखने में आया है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो 4 तेंदू क्या होता है ये सब नहीं जानते, तो क्या ऐसी कोई योजना है कि कच्चा माल भी लोकल मार्केट में सप्लाई? इसमें एक जो वानिकी प्रबंधन में जो परिवर्तन की एक बात जो मैंने अभी आपसे कही थी कि अभी तक के क्या होता था कि वन क्षेत्रों में जो वृक्षारोपण की जो योजनाएं बनती थी उसमें ज़्यादातर इमारती लकड़ियों का या फिर जो सौंदर्य प्रदान करते हैं ऐसे पौधों का उपयोग ज़्यादा होता था। जी जी जी। अभी इस वर्ष से हम लोगों ने जो वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाई है उसमें हम 100% स्थानीय फलदार पौधे, हर्बल, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, हमारी जो अभी वर्ष 2021 में जो हम जितनी वृक्षारोपण की हमारी योजनाएं हैं उसमें 90% हम स्थानीय फलदार पौधे और प्रजातियों का रोपण करेंगे। तो ये बात आप सही है कि हम बचपन में 4 तेंदू खाते थे, आज बाजार में देखने को नहीं मिलता। आज के बच्चे जानते नहीं तो ये क्या धीरे धीरे इसकी दिशा में कभी किसी ने सोचा नहीं, तो ये प्रजातियां लुप्त होती चली गई। लेकिन अब हम हमारी सारी वृक्षारोपण योजनाओं में इसको प्राथमिकता से ले रहे हैं। गढ़कलेवा, रामपथ वनगमन और पुरखौती मुक्तांगन, ये जो तीनों योजनाएं हैं आपने जो इसको अमली जामा पहनाया था, ये ख्याल कैसे आया और क्या है ये योजना, क्यों ऐसा आपने? राम वनगमन के विषय में जब मैं पर्यटन मंडल में था उस समय दिल्ली में प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी में मैंने देखा था कि एक श्री राम शोध संस्थान है, उन्होंने वो लगभग 40 वर्षों से इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई थी और उसमें छत्तीसगढ़ का काफ़ी हिस्सा रामचंद्र जी के वनगमन में था। दंडकारण्य की जो परिकल्पना है, विश्व में करीब 44-45 रामायण लिखे गए हैं और सब में ये है कि रामचंद्र जी वनवास के समय दंडकारण्य से गुजरे थे। तो जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, उड़ीसा और झारखंड का जो पश्चिमी हिस्सा है और छत्तीसगढ़, ये दंडकारण्य कहलाता था। तो मैंने उन लोगों से अनुरोध किया था कि भाई आप छत्तीसगढ़ में आकर के एक बार इस पर कुछ काम करिए। तो वो छत्तीसगढ़ आके उन्होंने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ के वो लोग जो संस्कृति में, यहाँ के पुरातत्व में बहुत अच्छा काम जिन लोगों ने किया है, उन लोगों से मैंने एक अनुरोध किया था और एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में उनको दिया था। और वहीं से ये राम वनगमन की परिकल्पना आई थी। गढ़कलेवा के विषय में मैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन थी नहीं, हम 2 ही भाई थे। तो जितने त्योहार और फेस्टिवल होते थे उसमें मैं माता जी को हेल्प करता था, खाजा बनाने में, पिड़िया बनाने में, ठेठरी, खुरमी, ये सब बनाने में मैं उनकी मदद करता था। वो लगभग सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बनाने की विधि जो है ना वो मुझको याद है। मेरा शौक भी था, मुझको अच्छा भी लगता था। तो यही संस्कृति विभाग में जब एक बार हम लोग बैठे थे और ये स्थान बहुत कचरे का ढेर था, तो जस्ट एक अशोक तिवारी जी थे, राहुल सिंह जी थे, हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा चल रही थी, तो एक मस्तिष्क में ऐसा विचार आया कि क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उनको एक पहचान दिलाने की दिशा में कोई प्रयास किया जाए। और उसी सोच का जन्म था ये गढ़कलेवा, जो आज पूरे प्रदेश में कई जिला कार्यालयों में खुला है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं और जगह जगह इसके और ब्रांचेस भी खुल रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है आपका? रिटायरमेंट के बाद एक मेरा बहुत एक ख्वाब है जो मैं करना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क न केवल समसामयिक विषयों पर जब बल्कि जीवन से जुड़े हुए जो सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोलते हैं उसको भी सिखाने के लिए एक प्रयास मैं करूँगा, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि मैं जब श्री रविशंकर जी के संपर्क में आया था तो वो बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है कि किस तरह से हम अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी हम अपनी लाइफ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री वातावरण में। देखिए अभी आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, और माता पिता जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने बच्चों से कराना चाहते हैं। वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो सोचते हैं बेटा डॉक्टर बने, वो इंजीनियर नहीं बन पाए तो सोचते हैं बेटा इंजीनियर बने। तो एक ये जो एजुकेशन में ये चीज़ जो है ना ये कहीं ना कहीं शायद मिसिंग लगता है कि हम बच्चे को उसका नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई करके यदि उस दिशा में उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उसकी हॉबी यदि उसका प्रोफेशन बन सके तो मेरे ख्याल से वो बच्चा एक स्ट्रेस फ्री लाइफ
जिएगा। जी, जी। ये एक मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है जी, और जी। मैं रिटायरमेंट के बाद इसे अवश्य पूरा जी, करने जी। की कोशिश करूँगा। चतुर्वेदी जी, आपसे जितना बात करें ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन समय का अभाव है। तो आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल के जी। साथ जुड़ने के लिए और ये सब आपके अनुभव बांटने के लिए। थैंक यू। तो ये थे प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी जी। अगले हफ्ते हम फिर एक नई शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।